नमस्कार साथियों, टीम सीसीआई बाड़मेर और गुरु चेला पब्लिक के द्वारा जो एक श्रृंखला चलाई जा रही है, कड़ी हम आज बात कर रहे हैं आरबीएससी क्लास 10 की जो अंतिम यूनिट है 11, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रमुख व्यक्तित्व इसको लेकर आज चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जो प्रश्न इस बुक्स को ही लेकर बनाए गए हैं। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, चित्र शैली के रूप में भी पढ़ा हुआ आपने। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह जो भगवान श्री संप्रदाय से प्रभावित थे, तो इन्होंने अपना नाम है जो बदलकर नागरी दास कर लिया था। तो सावंत सिंह को आप नागरी दास भी कह सकते हैं। जो किशनगढ़ चित्र शैली उसका जो स्वर्णिम काल पूछे या शुरुआत पूछे तो सावंत सिंह के समय की है। सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार जिनका नाम था निहालचंद, या इन्हें आप कह सकते हो मोर ध्वज निहालचंद। मोर ध्वज निहालचंद ने सावंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी का जो चित्र है वो किस रूप में चित्रित किया था। इस टाइप के भी गौर से देखिएगा, किस रूप में चित्रित किया था। जैसे पहला ऑप्शन है सीताराम, लक्ष्मी विष्णु मोनालिसा के रूप में, राधा कृष्ण। आपने जैसे मोनालिसा नाम भी सुना है, लेकिन ये बाद में उपमा दी गई थी भारतीय मोनालिसा के रूप में बनी ठनी को, लेकिन ये जो चित्र है वो राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया था। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई। तो याद रखिएगा गौरीबाई का संबंध था कौन सी रियासत, डूंगरपुर। बगड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध कौन है, गौरीबाई। गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था डूंगरपुर में। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि डूंगरपुर शासक ने ये मंदिर बनवाया था, तेज सिंह, शिव सिंह, पृथ्वी सिंह, जय सिंह। तो याद रखिएगा इस मंदिर का निर्माण शिव सिंह करवाया था। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए कौन सा मंदिर बनवाया, इस टाइप का भी पूछ रहे, बाल मुकुंद जी मंदिर। और गौरीबाई का एक शुक्र संप्रदाय भी था। मुगल सम्राट औरंगजेब से संघर्ष के लिए राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किसने किया। तो याद रखिएगा राठौड़ सिसोदिया संघ का जो निर्माण है दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। इस संघ में मारवाड़ के जो राजकुमार थे अजीत सिंह और मेवाड़ महाराणा राज सिंह शामिल थे। और इस संघ को तोड़ने के लिए, इनको पराजित करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादे अकबर को भेजा था। अकबर यहाँ आया सेना लेकर, तो इन तीनों ने अकबर को भी अपने साथ मिला लिया था। और फिर अकबर, इनके कहने पर अकबर ने खुद को 1681 नाडोल पाली में खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। फिर औरंगजेब दूसरी सेना भेजता है इस शहजादे अकबर को पकड़ने के लिए। उस समय से अकबर का सहयोग करते हैं दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ मित्रता के नाते शहजादे अकबर को दक्षिण भारत मराठा सरदार संभाजी के दरबार तक शहजादे अकबर को सुरक्षित पहुंचा कराते हैं, संभाजी के दरबार तक, ध्यान रखिएगा। और इस अकबर शहजादे अकबर की जो संतान थी, एक पुत्र था बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम था सफियत निस्सा। इन दोनों की जिम्मेदारी अकबर दुर्गादास को देकर गया था। दुर्गादास ने इनकी इस्लाम पद्धति के अनुसार शिक्षा की जो व्यवस्था की थी वो की थी बाड़मेर। इसका उत्तर हो जाएगा राठौड़ सिसोदिया संघ का जो निर्माण है वो दुर्गादास के नेतृत्व हुआ था। और इसमें ये अजित सिंह, दुर्गादास और राज सिंह शामिल थे। दुर्गादास राठौड़ का संबंध था, दुर्गादास राठौड़ का जो संबंध है वो मारवाड़ रियासत में सालवा गांव। और दुर्गादास राठौड़, ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह प्रथम की सेना में भी शामिल थे। और जसवंत सिंह प्रथम के जो पुत्र थे राजकुमार अजित सिंह। अजित सिंह को राजा बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ की थी। तो दुर्गादास राठौड़ का जो संबंध है वो है सालवा गांव, मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ ने मुगल की संतान बुलंद अख्तर एवं सफियत निस्सा को
इस्लाम उचित शिक्षा पद्धति देकर मित्रता का धर्म और सहिष्णुता का परिचय दिया था। याद रखिएगा, औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा अकबर, शहजादा अकबर जब यहाँ आकर विद्रोह कर देता है और खुद को 1681 नाडोल में मुगल सम्राट घोषित कर देता है, उस समय संकट में था, तो शहजादा अपने पुत्र और पुत्री की जो जिम्मेदारी है वो दुर्गादास को सौंप कर जाता है और दुर्गादास ने इनको सुरक्षित बाड़मेर में रखा था। दुर्गादास राठौड़ का जो जीवन काल है, इस टाइप का भी प्रश्न है। दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म होता है वो 1638 और 1718 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। वहां आज भी एक इनकी भव्य छतरी बनी हुई है, तो ये आप देख लीजिए। 1638 में इनका जन्म होता है और 1718, 80 वर्ष इनका जो है जीवन काल है, 1638 से 1718। और इनकी जो छतरी है छिपरा नदी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ रियासत में किसकी सेना में रहे थे? अजीत सिंह को तो राजा बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अजीत सिंह के जो पिताश्री थे जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम की सेना में दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो थे जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजित सिंह। औरंगजेब की कैद दिल्ली से इनको निकाल के लेके आए थे, फिर सिरोही में रखा और सिरोही के बाद इन्हें मेवाड़ ले गए थे और वहां महाराणा राज सिंह ने इनको शरण दी थी। वीरमदेव सोलंकीरा दुहा की रचना किसने की थी? तुरसाडा, बांकीदास, मोहनो नैणसी, जगपत देव। याद रखिएगा, तुरसाडा, तुरसाडा वो कवि है जो अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप की गुणगान किया करते थे, कविताएं लिखते थे। माई एड़ा पूत जन जड़ा राणा प्रताप, और ये कविता अकबर को सुनाते थे। दुर्साडा अकबर के दरबार में थे। तो इन्होंने एक तो वीरमदेव सोलंकी रादुआ, इसके अलावा इन्होंने विरुद्ध क्षेत्री, विरुद्ध क्षेत्री में इन्होंने महाराणा प्रताप के गुणगान किए। इसके अलावा किरतार बावनी, किरतार बावनी की रचना की। याद रखिएगा, किरतार बावनी जो रचना है वो दुर्साडा की है। इस टाइप की एक और रचना है दातार बावनी। दातार जो है पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर वाले दातार है, किसी चीज मना नहीं करते हैं, दातार। तो याद रखिएगा, दातार बावनी जो रचना है वो बांकीदास जी की है। बांकीदास जी हंडियावास गांव जिला बालोतरा के थे और जो मारवाड़ के शासक थे मान सिंह, सन्यासी राजा के नाम से प्रसिद्ध है। मान सिंह के काव्य गुरु थे बांकीदास। बांकीदास जी की रचना है दातार बावनी। दातार, दातार पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर वाले कोई चीज की मना नहीं करते। दातार बावनी बांकीदास जी की है और किरतार बावनी जो है वो है दुर्सा अडा की। विरुद्ध क्षेत्री, किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी रादुआ, इनकी रचना की है दुर्सा अडा की। और दुर्सा अडा की एक पीतल की प्रतिमा अचलगढ़ मंदिर आबू रोड के पास बनी हुई है। कौन सी रचना दुर्सा अडा की है? पहला है दातार बावनी, किरतार बावनी, विरुद्ध क्षेत्री, हरिरस। दातार बावनी जो रचना है वो बांकीदास जी की और हरिरस जो रचना है वो ईसरदास जी बाहरट की है। याद रखिएगा, तो किरतार बावनी और विरुद्ध क्षेत्री 2 और 3 ये है दुर्साडा की रचनाएं। दुर्साडा अकबर के दरबारी थे। दुर्साडा ने के संबंध में देश प्रेम की भावनाओं का यशोगान किया है। पहला ऑप्शन दे रखा है महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, दोनों कोई नहीं। दुर्साडा ने महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन का बखान किया है और महाराणा प्रताप के अग्रगामी की बात करें तो वो थे रावचंद्र सेन। भूले बिसरे राजा रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप, इन दोनों का बखान किया दुर्साडा ने और दोनों अकबर के विरोधी थे, अकबर से संघर्ष करने वाले थे। और दुर्साडा ने अकबर के दरबार में रहते हुए ही इनका बखान किया है। उत्तर हो जाएगा दोनों। दयालदासरी ख्यात की रचना किसने की? एक शब्द तो याद रखिए, शब्द है ख्यात और एक शब्द है ख्याल। ख्याल का मतलब खेल है, खाड़ बोलते हैं, खेल है ये, लोक नाटक के रूप में खेल। और ये ख्यात एक ग्रंथ लिखने का प्रकार, एक ग्रंथ कह सकते हैं, ग्रंथ लिखने की एक शैली है ख्यात।
दयाल दास श्री ख्यात की जो रचना है वो दयाल दास ने की है, और दयाल दास बीकानेर के थे, बिया गांव। तो याद रखिएगा, दयाल दास श्री ख्यात में किस रियासत का इतिहास मिलता है, तो वो रियासत बीकानेर है। बीकानेर के जो राजा थे रतन सिंह, रतन सिंह के दरबारी थे दयाल दास जी। दयाल दास श्री ख्यात में किस रियासत का इतिहास मिलता है, बीकानेर। दयाल दास श्री ख्यात की रचना किसने की है, नाम वही है दयाल दास। किसके दरबारी थे, रतन सिंह। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है, दयाल दास श्री ख्यात में बीकानेर के किस राजा के तक का इतिहास मिलता है, तो रतन सिंह के ठीक बाद जो शासक बने सरदार सिंह। आपने पढ़ा होगा 1857 क्रांति के समय एकमात्र जो शासक जो खुद अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सहयोग के लिए राजपूताना से बाहर गए थे वो थे सरदार सिंह। तो इनका जो राज्याभिषेक 1851 ईस्वी, यहां तक का इतिहास दयाल दासरी ख्यात में मिलता है। दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर की किस राजा तक का इतिहास मिलता है, तो वो राजा होंगे महाराजा सरदार सिंह। और ये हो जाएगा, और राव रतन सिंह के तो दरबारी थे। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है लूणकरण। एक प्रश्न बनता है कलियुग का कर्ण किसे कहा जाता है, बिठू सूजा। राव जयसिरो जो ग्रंथ है बिठू सूजा का, उसमें लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण कहा गया है। और जो चौथा ऑप्शन है डूंगर सिंह। बीकानेरी भुजिया नाम सुना होगा, बीकानेरी भुजिया निर्माण की जो शुरुआत है वो डूंगर सिंह के समय होती है, बीकानेरी भुजिया। और ये बीकानेरी भुजिया मोठ से बनते हैं, याद रखिएगा। स्वाद के लिए मुल्तानी मिट्टी भी मिलाई जाती है, थोड़ी स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। दयालदास जी का संबंध किस गांव से है, बीकानेर रियासत के थे। बीकानेर रियासत में उनका फूडिया गांव था। एक ये भी याद रखिएगा, कांगड़ा, कांगड़ा कांड आजादी के समय बीकानेर रियासत में घटित होने वाली अंतिम घटना थी। कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर रियासत से है। और ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा नेहड़ी करणी माता का, ये एक स्थान है, करणी माता से जुड़ा हुआ स्थान है नेहड़ी, बीकानेर रियासत। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, शॉर्ट में बोल सकते हो GH ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध था रोहिड़ा गांव से। याद रख लो, रोहिड़े पे बैठे बैठे इतिहास लिखा है, रोहिड़ा गांव सिरोही। GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान इतिहास के जो पिता है, जनक है, वो है कर्नल जेम्स टॉड। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड का जो इतिहास लिखा गया वो व्यवस्थित नहीं। जैसे आजकल यूट्यूबर ब्लॉग बनाते हैं, इसी प्रकार उन्होंने इतिहास लिखा है। जो भी घटनाएं सामने आई उन्होंने व्यवस्थित नहीं लिखा। यदि एक प्रश्न पूछा जाए राजस्थान इतिहास जो व्यवस्थित इतिहास है, राजस्थान के व्यवस्थित इतिहास लेखन के जो जनक है, तो उत्तर क्या होगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने जो इतिहास लिखा है, जैसे कि बीकानेर का इतिहास आपको अलग से मिलेगा, मारवाड़ का इतिहास अलग से मिलेगा, सिरोही का अलग से मिलेगा, जयपुर का अलग से मिलेगा, वागड़ का भी इन्होंने अलग अलग इतिहास लिखा है। तो राजस्थान की व्यवस्थित इतिहास लेखन के जो जनक है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और सीधा आपको पूछे इतिहास के जनक कौन है, तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। लेकिन उनका इतिहास व्यवस्थित नहीं है, उन्होंने राजा महाराजा, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, नाले जो भी आए उनका वर्णन किया है। रोहिड़ा गांव सिरोही। इसमें जैसे एक ऑप्शन दे रहेगा चौथा आथल गांव सिरोही। आथल गांव सिरोही का संबंध है गोकुल भाई भट्ट से, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी कहते हैं और सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक थे। तो गौरीशंकर GH ओझा का संबंध है रोहिड़ा गांव सिरोही। गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे इतिहासकार थे, कवि थे, चित्रकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे। इस टाइप के शब्द बुक्स में लिखे हैं। 10वीं बुक्स, कई स्टूडेंट का ये भी मैसेज था सर लेवल जो है वो थोड़ा हार्ड है। क्लास 10 की ये जो बुक्स है उससे ही सारे प्रश्न बना है, तो इससे सरल लेवल तो शायद कोई नहीं होगा। पढ़िए ढंग से आप इन बुक्स को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, इतिहासकार थे और इसके अलावा पुरातत्ववेत्ता थे। उत्तर हो जाएगा 1 और 4। कविराजा श्यामल दास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कविराजा श्यामल दास,
जैसे अभी एक तो जीएच ओझा की बात कर रहे थे, एक तो ये राजस्थान व्यवस्थित इतिहास लेखन के जनक है, इनका संबंध रोहिड़ा गांव सिरोही से है, ये इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता है। इसके अलावा शायद आगे एक प्रश्न भी आएगा, प्राचीन भारतीय लिपि माला के जो लेखक है, प्राचीन भारतीय लिपि माला पुस्तक के जो लेखक है वो जीएच ओझा है, ध्यान रखिएगा। कवि राजा श्यामल दास, श्यामल दास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1836, हालांकि ये भी ध्यान रखें व्यक्तित्व में सीधा जन्म की तारीख आज तक शायद ही नहीं पूछी गई, नहीं पूछता है अधीनस्थ बोर्ड, जो घटनाएं हैं विशेष वो पूछता है। तो इनका जन्म 1836 धौंकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था, यानी मेवाड़ रियासत, धौंकलिया गांव मेवाड़ रियासत भीलवाड़ा। महाराणा मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ इतिहास लिखने का आदेश दिया था। ये प्रश्न अभी अधीनस्थ बोर्ड ने अलग से भी पूछा है कि मेवाड़ के किस शासक ने श्यामल दास जी को मेवाड़ का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी थी, तो वो है शंभू सिंह। और श्यामल दास ने जो इतिहास लिखा मेवाड़ का, वो इतिहास वीर विनोद ग्रंथ के रूप में मिलता है, याद रखिएगा। वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, और ये जो इतिहास लिखने की जिम्मेदारी है ये शंभू सिंह ने दी थी। इसके अलावा इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी, तो इसमें सारे कथन सही है। बात हो रही है श्यामल दास जी की, मेवाड़ के थे, इनको इतिहास लिखने की जो जिम्मेदारी दी थी वो दी थी शंभू सिंह। फिर मेवाड़ के जो शासक बने सज्जन सिंह, सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी और 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया था। तो याद रखिएगा इतिहास लिखने की जिम्मेदारी देने वाले तो थे शंभू सिंह, और इन्हें कवि राजा की जो उपाधि दी है वो दी थी सज्जन सिंह ने। और इन्होंने जो मेवाड़ के इतिहास लिखा, वर्तमान में 4 जिल्द में ये उपलब्ध है। जिल्द तो 5 थी लेकिन जो प्रकाशन है वो 4 जिल्द में ही हुआ था। वीर विनोद ग्रंथ लिखा इन्होंने। उत्तर हो जाएगा इसका चारों। श्यामल दास जी को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह ने, और इतिहास लिखने की जो जिम्मेदारी है वो शंभू सिंह। भारतीय प्राचीन लिपि माला पुस्तक के लेखक कौन है, वो है जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोहिड़ा गांव सिरोही। जीएच ओझा को अंग्रेजों ने कौन कौन सी उपाधियां दी थी, पहला कथन दे रखा है, इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। दूसरा, इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई। कथन 1 सही, कथन 2 गलत, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। तो याद रखिएगा दोनों उपाधियां दी गई, राय बहादुर की भी है और महामहोपाध्याय की भी उपाधि है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें दोनों कथन सत्य। यदि ये प्रश्न ढंग से देखते हो तो एक चीज शायद आप सीख सकते हो, जो नए स्टूडेंट हैं किताब पढ़ने का तरीका क्या होता है वो आप कम से कम यदि ढंग से देखते हो तो सीख सकते हो। केवल फैक्ट या कोई प्रसिद्ध स्थान पर ही नहीं रुकना है, इसके अलावा प्रत्येक लाइन को गौर से पढ़ना होता है। शहीद बीरबल का संबंध किस हत्याकांड से है, शहीद बीरबल, कांगड़ा कांड भी बीकानेर से है। दूध बखारा किसान आंदोलन का संबंध भी बीकानेर रियासत से है। राय सिंह नगर जो हत्याकांड है 1 जुलाई 1946, बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था राय सिंह नगर गंगानगर में, वहां घटनाक्रम में बीरबल शहीद हो जाते हैं और इनकी याद में बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस भी मनाया गया था। तो याद रखिएगा शहीद बीरबल दिवस का संबंध कौन सी रियासत से है, तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। कौन सा हत्याकांड है, राय सिंह नगर हत्याकांड। बीकानेर में क्रांतिकारी जिन्होंने शहीद होते समय कहा था कि झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे, तो ये शहीद बीरबल थे, बीरबल जीनकर शहीद बीरबल। राय सिंह नगर हत्याकांड 1 जुलाई 1946। जयदान था जो बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध, इस संबंध में सत्य कथन।
जन्म 1926 बोरुंदा जोधपुर में होता है, ये कथन सही है। विजय दांदेता का जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था। रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान बोरुंदा गांव जोधपुर में, ये भी ध्यान में रहे आपके। रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर। और इनके सह संस्थापक थे, संस्थापक नहीं थे, सह मतलब सहयोगी कह सकते हो। रूपायन संस्थान बोरुंदा के जो संस्थापक थे वो थे कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। और ये थे कपासन गांव चित्तौड़गढ़, जिन्होंने बोरुंदा गांव में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। और इनके सहयोगी या सह संस्थापक कह सकते हो ये थे विजय दांदेता। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, ये कथन भी सत्य है। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे। विजयदान देथा को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? विजयदान देथा को पद्मश्री जो पुरस्कार है वो दिया गया था 2007 में, और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। विजयदान देथा की रचनाओं के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी के 14 भाग है ये। यदि आरबीएसई की कोई पुरानी पुस्तक आपके पास में है, पुराना संस्करण 2021 का है, तो उसमें 13 भाग लेके हुए थे। हालांकि बाद में नवीन संस्करण में सही कर दिया गया है, 14 भाग है कुल। 1960 ये एक लोक कथा है। आगे इस टाइप के ऑप्शन दे रखे। बातारी फुलवारी एक लोक कथा है। जैसे फुलवारी का मतलब होता है बगीचा, बाता को बगीचो कह सको, लोक कथा। बापू के 3 हत्यारे 1998 लघु कहानी। चौधराइन की चतुराई आलोचना। तो यहाँ उल्टा सीधा दे रखा है, पहला कथन तो सही है। दूसरा, बापू का हत्यारे ये लघु कहानी नहीं है, ये है आलोचना। और चौधराइन की चतुराई ये आलोचना नहीं है, ये है लघु कहानी, उल्टा दे रखा। तो ये कथन पूछा है सही कौन सा है, तो इसमें सही होगा केवल और केवल एक। इसको आप सही कर सकते हो। सही मतलब प्रश्न हिसाब से बनाए, याद रख सकते हो। बापू के 3 हत्यारे ये आलोचना है, और चौधराइन की चतुराई एक इनकी प्रसिद्ध कहानी लघु कहानी है। यस। अगला जो प्रश्न है, विजयदान देथा की रचनाओं पर कौन सी टाइप के कार्य से प्रश्न दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है दुविधा, निर्माता थे मणि कौल। दूसरा लिखा पहेली, फिल्म निर्माता थे अमोल पालेकर। जैसे याद रखिएगा, विजयदान देथा की जो रचना है उसका नाम था, और इस दुविधा कहानी पर नाम से जो फिल्म बनाई वो बनाई थी मणि कौल ने। फिर इसी दुविधा कहानी पर पहेली नाम से फिल्म बनाई गई। पहली तो दुविधा कहानी पर सीधी दुविधा नाम से फिल्म बनी, नाम दुविधा कहानी पर दुविधा नाम से जो बनाई वो बनाई थी मणि कौल। फिर दुविधा कहानी पर पहेली नाम से जो फिल्म बनाई गई थी वो बनाई थी अमोल पालेकर। और फिर इसी दुविधा कहानी को हबीब तनवीर ने चरणदास चोर नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया। कहानी एक ही है दुविधा, जिस पर पहले दुविधा नाम से फिल्म बनी, मणि कौल के द्वारा बनाई गई। दुविधा कहानी पर पहली नाम से फिल्म बनाई गई, वो बनाई गई अमोल पालेकर के द्वारा। फिर इसी दुविधा कहानी को एक नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया हबीब तनवीर के द्वारा, और नाटक का नाम था चरणदास चोर। फिर इस चरणदास चोर नाम से फिल्म बनाई गई आगे, जो श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई थी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए और ये दोनों हो जाएगा। विजयनाथ नेथा के संबंध में असंगत बताइए। पुरस्कार की बात हो रही, केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 1900 किया गया था। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992, बिहारी पुरस्कार 2002, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006। इसी कड़ी में जैसे हम बात कर लें आगे, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये सारे सही है, कोई असंगत नहीं। धरती धोरारी
एवं पाथल पीथल। पाथल का मतलब है महाराणा प्रताप, पीथल का मतलब है बीकानेर के राठौड़ पृथ्वीराज। पाथल एवं पीथल के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के निवासी थे? याद रखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू निवासी थे। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू। धरती धोरारी और पाथल पीथल। केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश, राजस्थान का ये राज्य गीत है केसरिया बालम, जो पांट राग में गाया गया है और इस गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी अल्लाह जिलाई बाई ने। याद रखिएगा, अल्लाह जिलाई बाई जिन्होंने मांड राग में इस गीत को गाकर प्रसिद्धि दिलाई थी और इनका संबंध था बीकानेर रियासत से, महाराजा गंगा सिंह के। अल्लाह जिलाई बाई को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2007, 82, 99, 91। तो याद रखिए, अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री जो पुरस्कार है वो 1982 में दिया गया था। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिसे 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कॉल्ड सिंगर का अवार्ड दिया गया था, 82 में पुरस्कार दिया गया और 83 की बात हो रही है। याद रखिए, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर। मांड गायिका गौरी देवी का संबंध किस रियासत से था? यहाँ जिले की बात नहीं हो रही है, रियासत का पूछा जा रहा है। गौरी देवी जो थी मारवाड़ रियासत स्थान पाली है, लेकिन यहाँ रियासत की बात हो रही है, रियासत जोधपुर। पहले रियासत का नाम था मारवाड़ रियासत, ये भी ध्यान रखें, मारवाड़ रियासत का नाम बदलकर जो किया गया था जोधपुर रियासत। ये नामकरण हुआ था 10 मई 1933 और महाराजा थे उमेद सिंह, महाराजा उमेद। मांड गायिका जिन्होंने मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में मांड गायिका से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं गौरी देवी की, गौरी देवी। मास्को, मारवाड़ मास्को, ये गौरी देवी याद रखें। मेजर शैतान सिंह के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। मेजर शैतान सिंह तो बाणासुर शहीद के नाम से प्रसिद्ध है। बाणासुर जो गांव है वो फलोदी में है। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध कौन है? याद रखिएगा, मेजर शैतान सिंह। इसके अलावा एक और प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछा जाता जो इस बुक में नहीं दे रखा है, हाइफा हीरो। हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? मेजर दलपत सिंह। हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध मेजर दलपत सिंह है और बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध जो है मेजर शैतान सिंह है। इनका संबंध बाणासुर गांव फलूदी था, ये कथन सही। इनकी सैन्य टुकड़ी चुस्तू चौकी लद्दाख यानी चार्ली कंपनी जो थी चौकी पर तैनात थी। चीनी बॉर्डर पर 1962 में देश की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होते। चौथा कथन दे रखा है कि इन्हें 1958 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कथन गलत है, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था क्योंकि ये वीर गति को प्राप्त होते 1962 में और ये सन लिखा गया 1958। ये गलत है, उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। मेजर पीरू सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। मेजर पीरू सिंह का प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। इनका संबंध है रामपुरा बेरी से। रामपुरा बेरी झुंझुनू राजपूताना राइफल्स में ये भर्ती थे। 48 वाल या टीथ वाल कह सकते हो, कश्मीर में शत्रुओं से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। सत्य कथन का पूछा है, तीनों कथन सही है। और विशेष बात ये याद रखनी है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो पहले राजस्थानी थे वो मेजर पीरू। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थानी कौन थे? आज तक इस प्रश्न को अधीनस्थ बोर्ड ने 11 या लगभग 12 बार इस प्रश्न को रिपीट किया है। याद रखिएगा, परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी थे मेजर पीरू सिंह। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध थे मेजर शैतान सिंह और पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले थे मेजर पीरू सिंह। बीकानेर में रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं
एवं अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालयों की जो स्थापना की थी वो किस, ऑप्शन दे रखा है इसमें, स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद, जिन्हें राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का संबंध मंगलूणा गांव सीकर से था। मंगलूणा गांव सीकर, और इनका मूल नाम था बीरमा। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद मंगलूणा गांव सीकर, और इन्होंने संगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। और इन्होंने 1944 से 1956 के मध्य बीकानेर के आसपास लगभग 300 पाठशालाएं और कई चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालयों की स्थापना की थी, स्वामी केशवानंद। सीकर का इतिहास एवं खेतड़ी का इतिहास पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? याद रखिएगा, पंडित झाबरमल शर्मा। इनकी कई प्रकार की पुस्तकें इस बुक में शेयर की है, पंडित झाबरमल शर्मा। स्वामी केशवानंद का संबंध कौन से गांव से था? मंगलूणा गांव सीकर। स्वामी केशवानंद जी का मूल नाम था बीरमा। मंगलूणा गांव सीकर, मूल नाम बीरमा, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध। संगरिया हनुमानगढ़ में 1932 में जाट विद्यालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक थे स्वामी केशवानंद। कौन सी रचना झाबरमल शर्मा की नहीं है? हिंदी का रस्य सार, श्री अरविंद चरित्र, जीवन ज्योत और आदर्श नरेश। ये जो जीवन ज्योत है ये इनकी रचना नहीं है। झाबरमल शर्मा की कई सारी रचनाएं दे रखी है। खेतड़ी नरेश विवेकानंद पुस्तक किसने लिखी? ये भी पंडित झाबरमल शर्मा की पुस्तक है, याद रखिएगा। पंडित झाबरमल शर्मा के पत्रकारिता के कौन थे? पंडित झाबरमल शर्मा के नागेश मुनि, रूप और आर्य, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, कपूर चंद पुलिस। तो इनके जो पत्रकारिता के जो थे वो थे पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो वो यही जो हम बात कर रहे हैं, पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध था जसरापुर गांव खेतड़ी, तारागढ़ चूरू, राय सिंह नगर, नवलगढ़ झुंझुनू। पंडित झाबरमल शर्मा राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, इनका संबंध जसरापुर गांव खेत था। और इनकी जो है इनको भी एक बार आप गौर से देखिएगा। कौन सी पुस्तक पंडित झाबरमल शर्मा की नहीं है? भारतीय गोधन, तिलक गाथा, आत्मविज्ञान शिक्षा, वैदिक सत्य। वैदिक सत्य पुस्तक इनकी नहीं है, जैसे ही लिखा गया है ये। भारतीय गोधन, तिलक गाथा, आत्मविज्ञान शिक्षा, ये भी पंडित झाबरमल शर्मा की पुस्तक हैं। कई सारी पुस्तकें में दे रही। अच्छा प्रश्न ये, इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू कहो या मुसलमान, ये संदेश का था। तो आपने जब संत संप्रदाय पढ़े हैं तो उसमें एक पढ़ा होगा तेरा पंथ। तेरा पंथ के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य भिक्षु, या उन्हें भीखण जी कह सकते हो। इसी तेरा पंथ के जो 9वें आचार्य हुए थे, और वो आचार्य थे तुलसी। तेरा पंथ के 9वें आचार्य कौन थे? याद रखिएगा, आचार्य तुलसी। और इनका संबंध था लाडनू नागौर से। इन्होंने एक संदेश दिया था कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, आचार्य तुलसी। और इन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन भी चलाया था, और जन जागृति के लिए 1 लाख किलोमीटर पैदल यात्राएं भी की थी। उपायन संस्थान पहले भी बात की थी, बोरुंदा जोधपुर 1960 के संस्थापक कोमल कोठारी थे, और सह संस्थापक जो थे वो थे विजयदान देता। का संबंध किस स्थान से है? तो कोमल कोठारी का संबंध है कपासन चौड़गढ़।
मारवाड़ से इनका जो संबंध है वो रूपायन संस्थान से, लेकिन इनकी जन्म स्थल की बात करें तो वो है कपासन चित्तौड़गढ़। आचार्य तुलसी लाडनू तेरा पंथ के कौन से आचार्य थे? तो याद रखें 9वें आचार्य थे। आचार्य तुलसी ने किस वर्ष अणुव्रत आंदोलन चलाए थे? अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था। ग्राम सेवक भर्ती 2016 में पहली बार ये प्रश्न आया था 1949। अणुव्रत आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1950। आचार्य तुलसी। तेरा पंथ के आचार्य जिन्होंने जनमानस को जोड़ने हेतु लगभग 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं, पैदल यात्राएं की थी, वो थे 9वें आचार्य, आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन चलाने वाले आचार्य तुलसी। पंडित विश्वमोहन भट्ट संगीत से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित? पंडित विश्वमोहन भट्ट संगीत। सत्य कथन बताना इनके संबंध में। इनका जन्म 1950 जयपुर में हुआ। सही है कथन। 1994 में इन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्होंने एक नया जो आविष्कार किया, मोहन वीणा का, मोहन वीणा का जो आविष्कार किया है वो किया था पंडित विश्वमोहन भट्ट। तीनों कथन इसमें सत्य है। जयपुर से संबंधित है, संगीत से जुड़े हैं, संगीत का ग्रेमी अवार्ड दिया गया और मोहन वीणा का आविष्कार किया था। इसके अलावा इन्होंने एक गोरीमा राग का भी सर्जन किया था। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद एवं वीणा में 14 अतिरिक्त तार जोड़कर नया जो वाद्य यंत्र बनाया वो था मोहन वीणा। याद रखिएगा, मोहन वीणा का आविष्कार किया था पंडित विश्वमोहन भट्ट, जो जयपुर के। कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु के रूप में प्रसिद्ध कृपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ गांव सीकर में होता है और इन्होंने ब्लू पोएट्री को प्रसिद्धि दिलाई थी। ब्लू पोएट्री के कलाकार, जादूगर कह सकते हो। ब्लू पोएट्री जयपुर। नीलाभ पात्र कह सकते हो, नीलाभ पात्र। ब्लू पोएट्री कला को प्रसिद्धि दिलाई थी, इन कारण इन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो एक तो याद रखें, कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो किस कला से है? ब्लू पोएट्री से है। वैसे एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जो हस्तकला टॉपिक है वो इस बुक्स में अच्छे तरीके से वैसे दिया हुआ नहीं है, लोक कला दे रखी है, हस्तकला नहीं है, तो ये थोड़ा अलग से भी आप देख लीजिएगा। इनका संबंध सीकर से है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? 1974। कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोएट्री। गजल गायक, इस टाइप का भी प्रश्न आया कि जगजीत सिंह का संबंध था गजल गायन से। गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से, जिन्हें 2012 में मरणोपरांत राजस्थान पुरस्कार भी दिया गया था? तो ये गंगानगर के थे, जगजीत सिंह। 1956 में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? वो शुरुआत करने वाले थे कपूरचंद कुलिस। 1956 में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी कपूरचंद कुलिस ने। कपूरचंद कुलिस का संबंध किस स्थान से है, जिन्होंने 1951 से पत्रकार के रूप में जीवन की शुरुआत की थी? तो ये सोडा गांव टोंक के थे। 1956 में राजस्थान पत्रिका के रूप में इन्होंने शुरुआत की, सायकालीन समाचार पत्र के रूप में। कपूरचंद कुलिस ने कोलम पोल के नाम से, कोलम पोल के नाम से एक कॉलम लिखा जो उनकी साहित्य वसीयत मानी जाती का था। तो याद रखिएगा, ये ढूंढाड़ी का था, क्योंकि जयपुर टोंक का सोडा गांव है उसके रहने वाले थे, तो वहां की जो स्थानीय बोली वो ढूंढाड़ी है। बहुत अच्छा प्रश्न ये। मैं देखता चला गया श्रृंखला किसने लिखी थी? कपूरचंद कुलिस। मैं देखता चला गया। जयपुर फुट कृत्रिम पैर कह सकते हो। जयपुर फुट के जनक है डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी का संबंध जयपुर कृत्रिम पैर से, जयपुर फुट के नाम से प्रसिद्ध है। पीके सेठी ने रामचंद्र की सहयोग से किस वर्ष दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी जयपुर फुट को विकसित किया था? तो ये वर्ष 1969। जयपुर फुट के निर्माता है पीके सेठी।
डॉक्टर पीके सेठी को प्राप्त पुरस्कारों के संबंध में असत्य बताइएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, पीसी रॉय सम्मान, पद्मश्री पुरस्कार। तो ग्रेमी अवार्ड अभी आपने इसी क्लास में ही पढ़ा है, ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और वो दिया गया था। इनका जो है कि कौन सा असत्य है, हो जाएगा ग्रेमी अवार्ड। समता दर्शन एवं व्यवहार बोर्ड द्वारा बार बार इसको रिपीट किया गया है। समता दर्शन एवं व्यवहार पुस्तकों के लेखक कौन थे? वो थे आचार्य नानेस मुनि मेवाड़। इस बुक्स में जो नवीनतम संस्करण उसमें व्यक्तित्व हम कुछ और पॉइंट व्यक्तियों को ऐड किया गया है, तो पुरानी पुस्तक आपके पास है तो उसमें शायद ये नाम नहीं होगा। नवीनतम जो संस्करण है 2024 का उसको आप देखोगे तो। आचार्य नानेस मुनि के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म मेवाड़ के दांता गांव में हुआ था। कि गुरु का नाम गणेश लाल पीर जो कोटा के थे। इन्होंने कपासन में दीक्षा प्राप्त की थी और इसके अलावा इन्होंने मालवा में बलई जाति के लोगों को जीवन में सुधार का जो भी कार्य किया था, बलाई जाति। मेवाड़ के थे नानेस मुनि, तो सारे ही कथन इसमें सही होंगे। बाबूजी चतुर सिंह की साहित्य रचनाएं किसमें है? बाबूजी चतुर सिंह का संबंध भी मेवाड़ से है। की रचनाएं भी पूछी जाती है और इनकी जो साहित्य रचनाएं हैं वो है मेवाड़ी में। बाबूजी चतुर सिंह और इनका संबंध है करजाली गांव मेवाड़ से। करजाली गांव मेवाड़ से की कौन सी रचना नहीं है? अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश, समाज बत्तीसी, ये तीनों रचनाएं हैं। जीवन सार इनकी रचना नहीं है। वैसे ये ऑप्शन बनाते समय वैसे मन मर्जी से नाम लिखा गया, पुस्तक नहीं है किसी। बाबूजी चतुर सिंह की रचना नहीं है। शेष चरित्र, राजमित्र का चरित्र, योग सूत्र की टीका, राज विनोद, ये रचना इनकी नहीं है। लेकिन ये रचनाएं थोड़ी सी गौर से देख याद रहेगी, मिक्स हो जाएगी नहीं तो। भगवद गीता की गंगाजली टीका एवं परमार्थ विचार पुस्तकें किसकी है? ये भी बाबूजी चतुर सिंह। बाबूजी चतुर सिंह मेवाड़ी में। बाबूजी चतुर सिंह ने उदयपुर के निकट, वैसे इनका जो जन्म है वो करजाली गांव में होता है, करजाली गांव में इनका हुआ जन्म। कौन से गांव में योगाभ्यास, चिंतन एवं जन उपयोगी साहित्य की रचनाएं करते थे? तो वो गांव था सुखेर गांव। करजाली गांव में बाबूजी चतुर सिंह का जन्म होता है। सुखेर गांव में साहित्य की रचनाएं करते हैं। जैसे तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोलियरी गांव, ये कभी आपने सुना होगा। भील आंदोलन के जो मुखिया है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो होता है उदयपुर रियासत में खलासिया ठिकाने में। खलासिया ठिकाना है चौथा ऑप्शन दे रखा है। तीसरा है कोलियारी गांव, इनका जो जन्म है होता है कोलियारी गांव में। ध्यान रखें कोलियारी गांव का संबंध है मोतीलाल तेजावत जो ओसवाल परिवार में जन्म। कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। इनका संबंध सुजानगढ़ चूरू से, कुछ प्रश्न आगे पीछे हो रखे हैं, बुक्स को साथ में पढ़ोगे तो विधिवत हो जाएंगे। इनका जो पहला काव्य संग्रह उसका नाम वन फूल था, विशेष रूप से ध्यान रखें। कन्हैयालाल सेठिया का पहला जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था वो था वन फूल। कुण जमीन रो धनी, या कह सकते हो जमीन रो धनी कुण रचना सामंतवाद के विरोध में लिखी गई। अग्निवीणा रचना के कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। नाम भी देखिए अग्निवीणा है, अग्नि से शुरुआत हो रही है, तो यह कथन भी सही है। चारों कथन सत्य है। एक तो प्रश्न बनेगा कन्हैयालाल सेठिया का संबंध सुजानगढ़ चूरू से, पहला काव्य संग्रह कौन सा था? वन फूल, और किस रचना के कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा? वो था अग्नि। जमीन रो धनी कुण रचना जो गीत है यह है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन बताइए। इन्होंने आबू वो राजस्थान के साथ मिलान हेतु जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लिया था, यह कथन भी सत्य है, याद रखिएगा। पाथल पीथल एवं धरती धोरारी प्रमुख गीत है, ये इनकी गीत है, ये याद रखें। पाथल पीथल और धरती धोरा की जो रचना है कन्हैयालाल सेठिया की है, क्या ये गीत है? ये कथन दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। 3 नंबर। कन्हैयालाल सेठिया को प्राप्त पुरस्कार यानी किस पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, इस संबंध में सत्य कथन बताइएगा।
लीलटांस रचना के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केंद्रीय साहित्य अकादमी निग्रंथ रचना के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। शब्द रचना, शब्दानी शब्द रचना के लिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था। और ये जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है के द्वारा दिया जाता है। और सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार दिया गया था, ये भी सत्य है, चारों याद रखें आप। लीलटांस के लिए साहित्य अकादमी, निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, शब्द रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और सत्यवादी रचना के लिए टांटिया पुरस्कार दिया जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? जैसे आपने पढ़ा विजय दानदेथा को जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2007 में। अल्लाह जिलाबाई को जो पुरस्कार दिया गया पद्मश्री वो दिया गया 1982 में। 1974 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था कृपाल सिंह शेखावत को। और वर्ष 2004 में कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ऐसे प्रश्न आ जाए निम्न में से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें से आप कर सकते हो